तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणा विश। तो गाइस, आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ गोमू से। ये मेरा क्यूट सा टेडी बेयर है, मतलब बंदर है। और ये डॉगी या बंदर है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, बट इसका नाम गोमू है, तो हेलो इसकी तरफ से। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए भी जो 9 से 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड वो भी, मतलब मैं चाहती हूँ मेरी जर्नी से कुछ सीखें, तो मैं अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आप सभी लोगों के साथ। इसमें मतलब मैं अपना स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ कि मैंने बीएससी नर्सिंग क्यों लिया, एंड मैं कैसे बीएससी नर्सिंग में चली गई, और मुझे नर्सिंग करनी भी थी या नहीं, एंड मुझे कब नॉर्सेट के बारे में पता चला, और मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया, कैसे प्रिपरेशन करी, मेरा क्या रिज़ल्ट रहा। रिज़ल्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट मैंने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की थी, और क्या क्या बुक्स ली थी, और कब से शुरू किया था, कौन सी कोचिंग ली थी, टेस्ट सीरीज़ ली थी या नहीं ली थी, या कब मैंने उसको ज्वाइन किया था। तो आज हम इस ब्लॉग में यही सब शेयर करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मतलब अगर तुम बीच से या फिर स्किप करके जाओगे तो तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि मैंने क्या शेयर किया, कैसे मैं किस स्टेप पे गई। क्योंकि यार देखो, जब मैं प्रिपरेशन फेज़ में थी, तो मैं खुद एक ऐसी वीडियो सोच रही थी या ढूंढ रही थी कि मुझे एक ऐसी वीडियो मिल जाए जहाँ पे सब कुछ जेन्यून हो, राइट हो, कोई गलत ना बोले या फिर कोई बढ़ा चढ़ा कर। तो यार मतलब लिटरली मैं इस वीडियो को तब से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है तब से। कुछ ना कुछ पीछे से नॉइज़, और कभी कोई कॉल पे बात कर रहा है, कभी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है जैसे कि वीडियो। पर यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और आज मैंने सोच लिया कि मैं आज वीडियो कैसे भी कंप्लीट करूँगी, कुछ भी हो जाए मैं करूँगी। मेरा सच में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तब से हल्ला होने पर लगा है। बट चलो कोई बात नहीं। तो बस मैं यही बोल रही थी कि मतलब जब मैं प्रिपरेशन फेज़ में थी अपने, और मैं ऐसा ढूंढ रही थी कि मुझे काश एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें सब कुछ जेन्यून हो। क्योंकि ऐसा तो ना कई बार कि जब लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है या फिर वो किसी पोस्ट में चले जाते हैं, तो उनकी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, लाइक उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। ज़रूरी नहीं है सब ऐसा करते हैं, बट बहुत लोग हैं जो उन्होंने नहीं भी करा वो भी बताते हैं कि हाँ हमने इतना ज़्यादा बार पढ़ा और इतने घंटे घंटे पढ़ते थे एंड ऑल। तो यार मैं इस वीडियो में देखो सब कुछ एकदम जेन्यून होने वाला है, कुछ मैं अपने तरफ से नहीं जोड़ूंगी, अपनी सारी मिस्टेक्स बताऊंगी, मैंने सच में क्या क्या किया, कैसे आगे बढ़ी, तो सब कुछ एकदम रियल होने वाला है। तो बस आप बने रहना इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ, ठीक है, कि मैंने अपनी स्टडीज़ कहाँ से करी, स्कूल कॉलेज एंड सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रेरणा बेस्ट, और मैं उत्तराखंड से हूँ। एंड मैं भी आपकी तरह एक नॉर्सेट एस्पिरेंट थी, एंड मैंने अपना रिजल्ट है जो अपनी पुरानी वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं वो वीडियो। और बस मैं इस वाली जो वीडियो में है वो अपना पूरा जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड हाउ आई क्लियर्ड माई नॉर्सेट एग्ज़ाम इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो ये सब शेयर करने वाली हूँ, एंड आई होप ये सब आपको मोटिवेशन देगा। एंड मेरी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही गोल है कि आपको मोटिवेट करें, एंड आप भी मुझे मतलब अपने से रिलेट कर पाएँ। तो उसके लिए देखो मैंने पूरे पॉइंट्स तैयार किया ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना करूँ। सो लेट्स गो थ्रू दिस जर्नी टुगेदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी जो मैं बॉर्न हुई हूँ वो न्यू दिल्ली में हुई हूँ। जब मम्मी पापा और मैं थी तो मैं 2002 की बॉर्न हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की जो होती है ना, छोटे छोटे नर्सरी, LKG, UKG, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइजेस, मैं फटअप हो गई हूँ सीरियसली, चलो छोड़ो। तो मतलब तो मैंने अपनी जो नर्सरी, LKG, UKG और दिल्ली में की थी। फिर थोड़ा सा जॉब का इशू आ गया था पापा का, तो फिर हम ना गांव में शिफ्ट हो गए थे वापस, ठीक है। तो मैंने क्या किया वहाँ पर 1st to 5th वहाँ पे ना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, लाइक मतलब वैसा डेवलप्ड एरिया नहीं है हमारा गांव, थोड़े वैसे इलाके में, बैकवर्ड इलाके में। तो मैं वहाँ पर सिर्फ एक स्कूल थी इंग्लिश मीडियम, वो थी 1st to 5th। तो मैंने 1st to 5th वहाँ से कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम मतलब ऐसा हुआ कि उसके बाद वहाँ सारी हिंदी मीडियम थी, तो फिर मम्मी लोगों ने सोचा कि अब चलो इंग्लिश मीडियम में डाल ही दिया है तो उसको आगे भी इंग्लिश से कंटिन्यू करवाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने मुझे भेज दिया अपने मौसी के यहाँ। तो मेरी मौसी रहती है मलेथा, तो फिर मैं मलेथा आ गई थी, ठीक है। तो फिर वहाँ से मैंने करनी थी मैं ना मलेथा से कीर्तनगर आती थी, तो मैंने अपना जो 6th 7th 8th, ठीक है,
तो वो मैंने ना स्कूल इंग्लिश मीडियम से ही किया है, जीवन ज्योति चिल्ड्रंस अकेडमी, ये कीर्तिनगर में है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे लोकल है उनको पता होगा। तो वहाँ से मैंने अपनी 6th 7th 8th कंप्लीट की। फिर मतलब मेरा तो यही गोल था, मतलब मम्मी का यही था कि अब ये बाहर ही पढ़ेगी, मतलब इसको मैं गाँव नहीं लाऊंगी, बाहर ही मौसी लोगों के साथ रहेगी एंड बाकी की जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यू कर लेगी। लेकिन पर पता नहीं मुझे बीच में क्या हो गया, मतलब तो मेरा मतलब मन नहीं लग रहा था वहाँ पता नहीं क्या हो गया, मतलब 6 7 8 जबकि मैंने 3 साल वहाँ पे बिता लिए थे। फिर तो मैंने मतलब मम्मी को बोला कि नहीं मुझे आपके साथ आना है। एंड उस टाइम थोड़ा फाइनेंस का इतना इशू था कि हम बाहर नहीं आ सकते थे, या मम्मी के साथ मैं यहाँ रह के नहीं रह सकती थी। तो फिर मम्मी को फिर मजबूरन मुझे बुलाना ही पड़ा, क्योंकि मैंने ज़िद ही इतनी कर ली थी। तो उसके बाद फिर मैं गाँव ही आ गई, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि वहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी, तो फिर मुझे हिंदी मीडियम में ही लेना पड़ा। तो फिर मैंने 9th और 10th GIC से करा। GIC गिनवाड़ा, ये हमारे गाँव के सामने वाला एक स्कूल था, इंटर कॉलेज था। तो फिर मैंने वहीं कंटिन्यू करा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ था कि 11th 12th में ना आर्ट साइड थी और मुझे चाहिए थी साइंस साइड, क्योंकि मुझे बनना था डॉक्टर, ठीक है। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि यार 11th 12th मतलब थोड़ा यार फ्यूचर का सवाल है, एंड पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली वहाँ पर सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि यार इसका फ्यूचर बनाना है। तो मम्मी लोगों ने यहाँ पर स्टेप उठाया। एंड पापा तो दिल्ली रहते थे, ठीक है। तो गांव में मैं, भाई और वंश, मतलब मैं, भाई और मम्मी थी, ठीक है। तो फिर पापा तो दिल्ली शिफ्ट थे। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम श्रीनगर आ गए, ठीक है, 11th 12th के लिए। अब 11th 12th अब श्रीनगर तो आ गए। अब मुझे ये डर था कि इंग्लिश मीडियम कैसे होगा, मतलब मैंने 9th 10th क्योंकि वहाँ से कल ही, अब 11th 12th मेरे लिए थोड़ा हार्ड ना पड़ जाए। तो फिर मैंने क्या सोचा कि हिंदी मीडियम से ही कंटिन्यू करते हैं। तो हम वहाँ पर जब श्रीनगर में आए तो हम श्रीकोट में रहे, ठीक है। तो वहाँ पर था SVMIC यानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट गंगानारी। तो यहाँ से फिर मैंने साइंस साइड से 11th 12th ली। तो साइंस साइड में मैंने बायोलॉजी ली थी, ऑब्वियसली डॉक्टर जो बनना था, ठीक है। तो मैंने 11th 12th वहाँ से करी, ठीक है। जिससे मेरा 12th ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद क्या, कोविड आ गया, ठीक है। 2020 में कोविड आ गया। 12th मेरा 2020 में ही कंप्लीट हुआ है एंड 2018 में मेरा 10th है, ठीक है। तो 12th में मेरा वो हो गया, फिर कोविड आ गया। तो फिर पापा की भी जॉब बंद हो गई थी उस टाइम, पापा दिल्ली थे, उनका होटल वाली साइड है, तो होटल्स वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, आपको पता ही है कोविड के टाइम पे। तो फिर पापा की भी जॉब चली गई थी। तो फिर हम आ गए। तो फिर मुझे क्या, नीट के लिए कोचिंग के लिए ना थोड़ा फाइनेंस का इशू था, तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मैं ऐसे ही यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ती थी, ठीक है। पर मैंने उसे इतना सीरियसनेस के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का दिया, ठीक है, बिना पढ़े, मतलब इतना कुछ ऐसा सच प्रिपरेशन नहीं की थी, डायरेक्ट मैंने नीट दिया, ठीक है। नीट में बहुत बुरा स्कोर था, ठीक है, मतलब कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया। एंड मेरे पास इतना वो नहीं था कि मैं कोचिंग ले सकूं, क्योंकि नीट की काफ़ी महंगी वगैरह कोचिंग है। कुछ कोचिंग है सस्ती, बट उस टाइम मुझे ऐसा हुआ कि यार नहीं करते। फिर मुझे ना मेरी मामी जी ने ना एक दिन बताया कि BSc नर्सिंग के फॉर्म निकले हैं। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि यार नर्सिंग, जैसे आप सभी को जिनको नॉलेज नहीं है अबाउट नर्सिंग की, मतलब कितना अच्छा कोर्स है या कितना बुरा कोर्स है या कैसा कोर्स है, जब उनके बारे में नहीं पता तो माइंड में एक आता है यार नर्सिंग कौन करेगा, ठीक है। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना, ये तो निकला नहीं, BSc मुझे करने का मन नहीं था, मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना था। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने BSc नर्सिंग का फॉर्म भर लिया, ठीक है। तो अब नीट के लिए तो मैं ऐसे ही यूट्यूब से पढ़ती थी, तो मैंने अलग से कुछ BSc नर्सिंग के लिए ऐसे प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि वही को सेम सिलेबस आता है 11th 12th का, बाकी इंग्लिश और बाकी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो फिर मैंने क्या किया, वही ऐड कर लिया, मतलब मैंने सोचा, मैंने भर दिया फॉर्म, ठीक है। एंड बोला कि चलो मेरे पास एंड में यही मतलब ऑप्शन बच रहा है तो मैं ये भर देती हूँ। एंड इसके साथ साथ ना मैंने फार्मेसी का भी भरा था, D फार्मा का, एंड उसमें मैंने एडमिशन भी करवा लिया। अपना BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दे दिया था एंट्रेंस का, बस उसका रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने ना फार्मेसी का एग्ज़ाम दिया था एंड वो मेरा क्लियर हो गया था और मैंने एडमिशन भी करवा लिया, क्योंकि कुछ पता नहीं था ना कि नर्सिंग में होगा नहीं होगा, ठीक है। एडमिशन भी करवा लिया। फिर कुछ टाइम बाद मेरा BSc नर्सिंग का रिजल्ट आ गया एंड मैंने काउंसलिंग भरी। तो मुझे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जोब श्रीकोट पौड़ी, क्योंकि मुझे पास में ही चाहिए था, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में पौड़ी ही डाला था, तो मुझे फर्स्ट मिल गया, ठीक है, मुझे नर्सिंग कॉलेज मिल गया। तो फिर मैंने जो जहाँ अपना एडमिशन करवाया था D फार्मा में, तो फिर मैंने वो हटा दिया वहाँ से एडमिशन अपना, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि फार्मेसी से बेटर शायद नर्सिंग हो, तो मैंने नर्सिंग में मतलब एडमिशन ले लिया पौड़ी में। तो जो हमारा कॉलेज था ना, तो श्रीनगर से दूर था, तो मुझे इसलिए हॉस्टल लेना पड़ा, क्योंकि मतलब थोड़ा मुझे ट्रैवलिंग इशू था, वॉमिटिंग और ये मोशन सिकनेस का। तो फिर मैंने हॉस्टल ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही घुस गए, मतलब नर्सिंग में ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो मैंने नर्सिंग के लिए मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में मुझे नॉर्थ साइड का ऐसा कुछ पता नहीं था, ये भी नहीं पता था कि नर्सिंग के बाद ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब होती है जिसका एग्ज़ाम होता है, कुछ भी नहीं पता था। कॉलेज का तो मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तक कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने ना फोर्थ ईयर में सुना कि अच्छा
नॉर्सेट का एग्ज़ाम कुछ होता है, मतलब एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुछ एग्ज़ाम होता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं ना कभी भी ऐसा टॉपर नहीं रही हूँ, कभी भी नहीं। मतलब 1st to 10th तक मतलब मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती थी। फिर जब मैं श्रीनगर शिफ्ट हुई थी, यहाँ पर मुझे बहुत सारे बच्चे मिले, मतलब जो मुझसे भी काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि यार गाँव में मतलब थोड़ा ठीक था, चलो मैं फर्स्ट आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे इंटरेक्शन हुआ कि बच्चे होते हैं, हाँ हमसे भी ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ 11th-12th में मतलब मेरा स्कूल इतना बुरा नहीं रहता था, बट मैं कभी ऐसा टॉप 5 में नहीं आती थी। तो ऐसे हुआ कॉलेज में 1st, 2nd, 3rd ईयर में भी मेरा ऐसा कुछ ऐसा टॉपर वाली लिस्ट कभी नहीं रही है। मतलब मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मतलब स्टार्टिंग से टॉपर थे इसलिए नॉट सेट हो गया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं भी आप लोगों की तरह एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो जब मुझे 4th ईयर में इसके बारे में पता चला, मतलब बच्चे डिस्कस करते हैं ना, थोड़ा बहुत अकल आ जाती है कि अच्छा ये तो 3rd ईयर तक तो फुल मस्ती, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। अपने जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे उन्हीं को पढ़ा, वो भी इतने डीपली नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी डीपली नहीं पढ़ा, उसको भी ऐसे सुपरफिशियली एग्जाम बेस में पढ़ा। बाकी हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, वो काफ़ी ध्यान दिया करते थे हर बच्चे पे, ठीक है। तो 4th ईयर में हमें जब पता चला तो भी मैंने प्रिपरेशन शुरू नहीं की। अभी तो मेरे जो जूनियर्स हैं वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं 4th ईयर में। तो मतलब मैंने तो मतलब 4th ईयर में भी शुरू नहीं की थी अपनी प्रिपरेशन नॉर्सेट के बारे में, एंड होना भी नहीं था। बस मैंने ओबीजी काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी 4th ईयर में, एज अ कोचिंग ऐसा कुछ लेके नहीं, बस जो हमारा सब्जेक्ट थे थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो 4th ईयर में मुझे थोड़ा अच्छा लगता था ओबीजी एंड गायनी, तो मैंने वहीं पढ़ा। तो जो मेरा कोर्स कंप्लीशन हो गया था बीएससी नर्सिंग का, वो हो गया था जनवरी में, ठीक है। 2025 जनवरी में मेरा नर्सिंग खत्म हो गया था। लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम हुए थे उसका भी रिजल्ट नहीं आया था। 4th ईयर का एग्ज़ाम थोड़ा मतलब रिजल्ट लेट आता है, और ना ही हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आया था। तो जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में, और इस मतलब जो 2025 का था वो अप्रैल में होना था और एक सितंबर में होना था। तो देखो अप्रैल के लिए हम एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आया ही नहीं था, तो हम तो दे ही नहीं सकते थे एग्ज़ाम, ठीक है। तो और प्रिपरेशन भी नहीं थी कि मैं उस एग्ज़ाम को दे पाऊँ कॉन्फिडेंटली, या फिर ऐसा सोच के कि चलो प्रैक्टिस से कर लेते हैं, क्योंकि यार मेरे को नॉर्सेट का एंड भी नहीं आता था। मैंने क्योंकि हम यार कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ते इतना कुछ, ना हमें क्लिनिकल नॉलेज होता है, ना हम पे अकल होती है। कुछ कुछ बच्चों में तो आ गई है अकल, मतलब मेरे पे तो नहीं थी यार, मैंने मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा। और शायद अगर मैं पहले पढ़ लेती, थोड़ा और पढ़ लेती, तो शायद मेरी और अच्छी रैंक आ सकती थी, पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो 4th ईयर हो गया ख़त्म, कोर्स कम्प्लीशन भी हो गया, तो अब क्या करना है। तो मैंने यार माइंड में पहले एक बात तो ये सोच रही थी कि मैं प्राइवेट जॉब बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने नीट में ना बिल्कुल भी प्रिपरेशन टाइम नहीं दिया। बस 12th ख़त्म किया, नीट का फॉर्म भरा और नीट का एग्ज़ाम दिया, और उसमें कुछ हुआ नहीं, क्योंकि क्या प्रिपरेशन ही नहीं थी। तो ये तो मैंने ठान लिया था कि यार मैं कोचिंग लूँगी, चाहे महंगी नहीं लूँगी, पर मैं कोचिंग ज़रूर लूँगी, ठीक है। तो जैसे ही हो गया था ख़त्म, तो फरवरी मार्च में हमारा ऐसे ही था, कुछ कॉलेज ही चल रहा था बेशक, थोड़ा बहुत ऐसी रिसर्च और जो भी सबमिशन और यही सब चल रहा था, ठीक है, प्रैक्टिकल्स वगैरह, तो इसी में गया। तो जान फाब तो हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। फिर मार्च आता है, मार्च में भी मुझे ऐसा मतलब कोचिंग ढूंढने में ही टाइम लग गया, अपना टाइम वेस्ट करा मैंने यूट्यूब वगैरह देख के, फिर भी मतलब ऐसा कुछ पता ही नहीं चला कि मुझे लेनी कौन सी है। तो ये सब मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी बाकी वीडियोज़ में, कि कौन सी कोचिंग लेनी है, कैसे कैसे उस पर ध्यान रखना है, मैंने क्या मिस्टेक करी अपनी कोचिंग चूज़ करने में, तो वही सब। तो ऐसे ही ना हमारे कॉलेज में कुछ बच्चों ने ना एक कोचिंग ले रखी थी जो मैंने ली, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमने ये लिया है, तो फिर होता है ना कि बच्चे ऐसा सुन सुन के चले जाते हैं, और मतलब काफ़ी लोगों ने अलग अलग कोचिंग ली थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे किसी के बोलने पे ले ली अपनी कोचिंग, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हर बच्चा ना अपनी कोचिंग लेने के बाद बहुत उसमें डाउट करता है कि यार हमारी कोचिंग अच्छी नहीं है, शायद जो मेरा दोस्त है वो जो कोचिंग कर रहा है उसके नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं, उनका ज़्यादा ये सब है। तो मेरा भी, मैंने मतलब अपना 1 महीना सच में बिना पढ़े मतलब उस कोचिंग में पढ़ाई नहीं करी। यही मुझे ना मतलब मैं थोड़ा ओवर थिंक करूँ, तो मैंने ऐसे मुझे नाइटमेयर्स आने लग गए थे, स्लीपिंग पैरालिसिस ये सब हो जाता है स्ट्रेस से, तो यही सब होने लग गया था, ठीक है। बहुत ओवर थिंक करने लग गई थी। और जो जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ले ली थी, महंगी महंगी कोचिंग्स ले ली थी। तो मतलब यार अगर तुम थोड़े फाइनेंशियली वीक हो एंड तुम्हारे जो साथ वाले हैं वो मतलब अच्छी अच्छी महंगी महंगी कोचिंग ऑफलाइन जाकर वहाँ का रेंट वगैरह देकर कर सकते हैं, तो यार तुम्हारे माइंड में एक इन्फीरियरिटी, एक थोड़ा सा फील आता है कि यार मतलब कि तू पीछे ना रह जाए, कि तू तो मतलब कुछ महंगी कोचिंग भी नहीं ले रही है, ऑनलाइन पढ़ रही है, घर पे कैसे होगी पढ़ाई, ठीक है। तो ये भी मेरे माइंड में सब कुछ चल रहा था, और मुझे पता है आप लोगों के भी चल
चलेगा, जो भी बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेंगे या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेंगे उनके भी माइंड में आएगा। तो फिर मैंने तो ये पक्का कर लिया था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि यार मेरे पे इतना टाइम नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग देखो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाती है, जो लेक्चर वो जिस दिन पढ़ाएगी हमें उस दिन ही कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग का ये होता है कि अगर तुम्हारा जो पोटेंशियल है, अगर तुम्हारा पोटेंशियल ज़्यादा, अगर तुम ज़्यादा वीडियोस देख सकते हो तो तुम मतलब ऑनलाइन ले लो। तो मैंने भी अपने माइंड में ये सोचा कि चल तू ऑनलाइन ले ले, सबसे बेस्ट होगा। एंड हमारे पास सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम था, क्योंकि मैं सिर्फ सितंबर वाले के लिए एलिजिबल। तो मतलब फाइनली मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब ले ली, पैसे लगा लिए इस कोचिंग में तो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर अपनी कोचिंग पे थोड़ा विश्वास करना स्टार्ट किया कि यार अब तेरे पास कोई वो नहीं है कि तू अब दूसरी कोचिंग ले ले। इतना पैसा नहीं था कि मैं दूसरी कोचिंग में पैसा लगा लूँ, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी कोचिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या होता था कि जो फर्स्ट मंथ था, मतलब जब मैंने अपनी कोचिंग ली थी मार्च एंड में शायद, हाँ इतने में ही ली थी अपनी कोचिंग। तो मतलब स्टार्टिंग का मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो था, मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स थे वो डिवाइड करे कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स, तो वो होते हैं मेजर एंड माइनर। इसका हम डिटेल वीडियो बाद में देखेंगे, अभी मैं जस्ट बता रही हूँ कि मेरा क्या फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपने ना जो सब्जेक्ट्स थे ना उनको डिवाइड कर लिया, ठीक है। सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लिया, अब पढ़ना था, स्टार्ट करना था कौन से सब्जेक्ट से करूँ। तो मैंने क्या सोचा कि 4th ईयर में, क्योंकि हमने ओबीजी एंड गायनी काफ़ी पढ़ी है, क्योंकि उसका ब्रॉड सिलेबस है एंड नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए भी ओबीजी इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो मैंने सोचा कि इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। कि हमने 4th ईयर में भी पढ़ा है तो एकदम न्यू भी नहीं लगेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैंने ना अपना जो कोचिंग स्टार्ट करी तो मैंने इसके लेक्चर से की, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैंने लाइव वीडियोस बिल्कुल नहीं देखी है। उन्होंने नॉर्सेट 8 के लिए पढ़ाया हुआ था उस कोचिंग में, तो वो रिकॉर्डेड था सब कुछ। तो मैंने उसी कोचिंग से पढ़ा, मैंने कुछ न्यू अलग से नहीं किया, ठीक है। नोटसेट 8 का जो उन्होंने पढ़ा के कंटेंट डाला हुआ था तो वहीं से मैंने अपनी ओबीजी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो मैंने ऐसा कोई ऑनलाइन नोट्स नहीं प्रेफर किए या वहाँ से मंगाई नहीं। वैसे वो होता है कि तुम मंगा सकते हो पैसे देख के, तो मैंने नहीं, मैंने सोचा कि मुझे खुद के ही नोट्स बनाने चाहिए, तो मैंने खुद के ही नोट्स बनाने स्टार्ट करे, ठीक है, ओबीजी के। और स्टार्टिंग के महीने में यार जोश होता है ना कि चलो फटाफट से एक टाइम टेबल बना देते हैं, और ये अब मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, और एकदम ही फिक्स मिनट तक का एकदम टाइम टेबल रहता है कि इतने से इतने मिनट खाना। तो देखो यार ये फॉलो कभी नहीं होता है। कुछ होते होंगे शायद जो फॉलो कर पाए कि एकदम मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, मेरे से बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब पहले जोश में बना दिया, अरे भाई साहब टाइम टेबल बना दिया और ये सब मिनट वगैरह का टाइम कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद ना होली आ गई थी, तो फिर हम ना चले गए हरिद्वार चले गए, ठीक है। मेरी मौसी रहती है तो उनके पास चले गए, तो मैं वहाँ ना सिर्फ एक सिंगल कॉपी लेके गई थी ओबीजी की, ठीक है, कि वहाँ कंप्लीट कर दूंगी। मैंने मतलब हम 14 to 15 डेज रहे, मतलब 2 वीक अराउंड रहे, और मैंने सिर्फ 2-4 टॉपिक ही करा वहाँ पे। मतलब कि तुम लिटरली लगा लो मैंने मार्च अपना ऐसे ही वेस्ट करा, ठीक है। अप्रैल का आधा आके फिर वापस आके मैंने ओबीजी के नोट्स बनाना स्टार्ट करा। तो जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी ना तो मैंने सिर्फ नोट्स में ध्यान दिया कि फटाफट से नोट्स पूरे बना लेती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान से ना पढ़ के फटाफट से नोट्स बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद ना पढ़ना शुरू करूँगी ताकि मेरे पास कंटेंट रहे। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैंने सबसे पहले ये सोचा था। तो आप ये चीज़ बिल्कुल मत करना, नोट्स के साथ साथ पढ़ना, क्या कर रहे हो, नोट्स जो बना रहे हो उसके साथ साथ उसको समझ कर उसके नोट्स बनाना, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी, जो मैंने अपनी 1 मंथ में फिर सुधार ली थी। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ऐसा नहीं किया। ओबीजी में ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले ओबीजी पढ़ना स्टार्ट किया एंड उसके भी ध्यान दिया कि सिर्फ नोट्स बनाती गई। एंड जब मैंने वापस से पढ़ना स्टार्ट किया ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यार जब तुम वीडियो देखते हो ना उस टाइम हमें लगता है कि यस हमें आ गया, लेकिन मैं सब कुछ भूल गई थी। तो फिर मैंने बोला यार ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर मैंने ना उसके बाद ओबीजी मेरी खत्म हो गई थी, ठीक है, नोट्स खत्म हुए थे, पढ़ाई कुछ खत्म नहीं होती। तब मैंने उसके बाद अप्रैल से मतलब बहुत अच्छे से स्टार्ट करा प्रिपरेशन। तो मैंने क्या किया, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल भी मैं शेयर करूँगी अपनी बाकी वीडियोस में अच्छे से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए। हाँ, तो मैंने अच्छे से अपने जो नोट्स थे वो बनाना शुरू किया। अब मैं अपने जो मेजर सब्जेक्ट थे मैंने उन्हीं से स्टार्ट किया था। इसके बाद ओबीजी के बाद मैंने स्टार्ट किया एमएसएन, ठीक है। अब मैं क्या करती थी कि जो मेरे नोट्स थे, जो मतलब वीडियो देखी उसके नोट्स के फिर समझकर मैंने उनको फटाफट से किया। अब देखो रिकॉर्डेड था एंड मुझे समझ आ जाता है थोड़े तेज अगर बोले भी कोई, तो 2.5x की स्पीड से, क्योंकि यार बहुत सारी वीडियोस होती, बहुत सारा था, सिलेबस बहुत ज़्यादा था और टाइम कम, तो मैंने ना 2.5x की स्पीड में वो सारी वीडियोस कवर की।
तो फटाफट मैं उनके साथ साथ नोट्स बनाती थी, जैसे वीडियो देखी नोट्स बनाया, वीडियो देखी नोट्स बनाया। एंड उसके बाद क्या करती थी, जो मेरा टाइम टेबल था पूरा, तो सुबह जैसे पूरे नोट्स वगैरह बना दिए, फिर दिन में एक टेस्ट दे लिया। जो हमारी जो वो थी कोचिंग थी, उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट अपने प्लेटफॉर्म में डाले हुए थे, तो मैं ना उसी सब्जेक्ट का फिर एक टेस्ट दिया करती थी। मैंने स्टार्टिंग से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। पर ऐसा होता था कि उनके ग्रैंड टेस्ट रहते थे, और मैंने क्योंकि अभी तो कुछ ही टॉपिक पढ़े हैं, तो फिर मुझे ऐसा होता था कि मतलब कम मार्क्स आते थे मेरे, ठीक है। तो मेरे को पता था कि यार स्टार्टिंग में कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि यार तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, तुम पे इतना कंटेंट नहीं होता है, तुमने इतना मेमोराइज नहीं किया होता है कि तुम्हें मतलब एकदम से तुम उस एग्ज़ाम को मतलब अच्छे मार्क्स ला जाओ। तो ये मुझे पता थी। तो फिर क्या किया मैंने, टेस्ट में दिया, फिर भी दिए, ठीक है। एंड शाम को मैं ना बुक्स करती थी, तो मतलब MCQ प्रैक्टिस करती थी। तो मेरा ये ना रूटीन रहता था। तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है मैंने घर से ही करी है, मैं कहीं नहीं गई, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 5 मंथ्स थे, ठीक है, तो मैंने वो घर से ही प्रिपरेशन करी है। और जो मेरी मम्मी और मेरे भाई, वो मतलब उनसे मैंने, हमारा एक ही रूम है, देखो हम रेंट पे रहते, तो हमारा एक ही रूम है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन मम्मी और भाई ऐसा ट्राई करते थे कि ना वो मुझे कुछ काम करवाते थे, मैं बस खाने के टाइम पे उनके साथ बैठती थी। और फिर बस मेरा एक बेड था, उसके सामने मैंने एक टेबल लगाई हुई थी, तुमने देखी होगी मेरी प्रीवियस वीडियो में, तो बस वही। और मैं मतलब उस एरिया में ही मैं कवर थी, बाकी इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उसमें मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और इसके लिए सच में उन्होंने मतलब वो भी एकदम विस्पर करके बातें किया करते थे, ताकि मुझे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो ऐसे ही मैंने 5 मंथ्स अपने घर में ही प्रिपरेशन पूरी करी। एंड जो 6 मंथ था ना, मतलब कि अगस्त, ठीक है, अगस्त था, तो अगस्त का हाफ एंड मतलब 15 से और 15 सितंबर, क्योंकि 14 को एग्ज़ाम था, तो मतलब मैंने 1 मंथ के लिए ना लाइब्रेरी ज्वाइन करी, क्योंकि हमने हाल ही में फिर रिसेंटली उस टाइम पे रूम चेंज किया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो उस रूम में ना दिक्कत ही हो गई कि यार वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, और मुझसे घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी, क्योंकि अब तो नेट तो चाहिए था। तो मैंने ना लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। एंड स्टार्टिंग में मैंने ये फिक्स कर लिया था कि मुझे अपने जो 4 मंथ्स हैं, मतलब पूरा प्रिपरेशन तो लगा के चलो 6 मंथ्स का प्रिपरेशन, जिसमें मैंने ये सेट कर लिया था कि मुझे 4 मंथ्स में अपने सारे सब्जेक्ट्स जितने भी सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करना, उसके सारे नोट्स कंप्लीट करने। एंड मैंने उस पर मतलब पूरा कंसिस्टेंट रही अपने टाइम टेबल के साथ। एंड मेरे 4 मंथ्स में मेरे पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए थे। अब मेरे पास बच गए थे 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स में मैंने ये पक्का कर लिया था कि मैं लास्ट के 2 मंथ्स में टेस्ट सीरीज ले लूँगी और रिविजन चालू कर दूँगी। तो मैंने भी वैसे ही करा, ठीक है। 1 मंथ मैंने बताया कि 5 मंथ मैंने घर पर पढ़ा है, इसलिए मैंने जो 5th मंथ था घर पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ठीक है। उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी कौन सी अच्छी है क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको कैसी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या कब लेनी चाहिए। मैंने तो 5th मंथ में ली थी, ठीक है, अपने प्रिपरेशन के, क्योंकि जो मेरे नोट्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे। अब मैं ग्रैंड टेस्ट दे सकती थी, क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे, ठीक है। तो फिर मैंने 5th मंथ में ले ली टेस्ट सीरीज ले ली, ठीक है। अब मेरा रूटीन क्या हो जाता था कि सुबह मैं रिविजन करती थी, नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़े से जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लेती थी। एंड थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते हैं उनको कंप्लीट करती थी। फिर मैं खाने से पहले, जो दिन का जो लंच टाइम होता है ना, तो उसके खाने से पहले एक टेस्ट दिया करती थी। तो मैंने अपने टाइम टेबल में मतलब ये सेट कर दिया था कि मैं मतलब 2 टेस्ट तो दूंगी हर दिन का, ठीक है। तो ऐसा होता था कि सुबह मैं जैसे रिवीजन कर लिया, फिर नाश्ता कर लिया, एंड उसके बाद अपने नोट्स वगैरह जो भी थे उनको वापस से रिवाइज कर लिया। तो मैं अपने साथ एक पेंसिल रखती थी एंड रिविजन करती थी। हर पेज में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कर दिया। हाईलाइट तो मेरे ऑलरेडी किए रहते थे, जब मैंने नोट्स बनाए थे मैंने उसी टाइम हाईलाइट कर देते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर उसके बाद मैं अपने एक पेंसिल रखती थी एंड एक ग्रीन स्केच, वो मेरा मतलब था कि मतलब मैं उसको कह सकती हूँ मेरा लकी स्केच साबित हो सकता है। तो मैं मतलब उन पॉइंट्स को ना डॉट कर देती थी स्केच से, और फिर से दोबारा, ताकि मुझे रिवीजन में इजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही कर लिया था। तो फिर मेरा रिवीजन स्टार्ट हो गया था। एंड 6 मंथ्स में मैंने क्या कर ली थी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा था। मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ही ली। तो जब मेरे जो पूरे जो मतलब 5 मंथ्स थे ना, तो उसमें मेरा ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं रहता था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ठीक है। मैं अपना ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ती थी कि मुझे इतना सब्जेक्ट इतने टाइम पे ख़त्म कर ही देना है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा 4 मंथ्स में पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए थे। तो फिर मैंने शुरू कर दिया था। तो मतलब जब मैं स्टार्टिंग के जो 5 मंथ्स थे ना, तो मैं सुबह लाइक 7 बजे उठती थी। सुबह नहीं उठती थी मैं, 7 बजे उठती थी। एंड उसके बाद जो भी हाथ मुँह वगैरह फ्रेश वगैरह होके
स्टार्ट कर देती थी पढ़ाई, और मतलब रात के 12:30 के अराउंड तक तो मेरी पढ़ाई चलती थी। पूरे नोट्स और जो भी मैंने आपको बिना शेड्यूल बताया मैं उसको कंप्लीट करती थी, ठीक है। और जब मैंने 6 मंथ में अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी ना, तो फिर उसमें मैंने ज़्यादा मतलब ऐसा क्या, मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था कि मैं 6 बजे उठती थी, 6 से मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी चली जाती थी 6 बजे उठ के सुबह, और आती थी वहाँ से 10 बजे। बीच में मैं नाश्ते के लिए आती थी और लंच के लिए आती थी, ठीक है। तो मतलब 6 to 10, और मैंने मतलब 6 मंथ में 10 बजे, रात के 10 बजे के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई, मैं बिल्कुल बुक्स नहीं निकालती थी। 10 मतलब 10, उसके बाद मतलब क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यार ऐसा होता था कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगी, ओवर पढ़ना लग जाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगेगा मुझे स्ट्रेस होने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने 6 मंथ में 6 to 10 PM मतलब मेरा यही शेड्यूल रहता था। तो ऐसे ही मैंने मतलब अपना ये कर लिया कंप्लीट। फिर उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म आ गए थे, वो तो पहले आ गया था अगस्त के अराउंड, जुलाई अगस्त के अराउंड, तो फॉर्म तो भरा हुआ था। फिर एडमिट कार्ड वगैरह आ गया था, फिर एग्ज़ाम हो गया था। तो फिर प्री का एग्ज़ाम था सबसे पहले 14 सितंबर को था। तो लाइब्रेरी मेरी 14 सितंबर को एंड हो रही थी, ठीक है। तो मैंने लाइब्रेरी को भी वहाँ पे एंड करा, एंड फिर मैं प्री का एग्ज़ाम देने गई। तो यार मतलब उस टाइम डर था, मुझे भी ऐसा था कि आप लोग भी ऐसे सोचते हो ना कि नॉट सेट फर्स्ट अटेम्प्ट है, चलो एज अ प्रैक्टिस दे लेते हैं, या फिर जाकर क्या ही हो जाएगा। इतना हमारे साथ के इतने सारे बच्चे जो सीनियर्स हैं सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका भी क्लियर नहीं हुआ है। तो मन में एक वो आता है ना कि यार तू तो अभी फ्रेशर है, तू क्या ही कर लेगा, है ना। तो मेरे माइंड में भी था थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन मतलब मैंने अपनी शेड्यूल ऐसी बना दिया था कि मैंने अपने नोट्स, रिविजन, टेस्ट सारे कंप्लीट करते हैं। मैंने ना एक करेक्शन मिस्टेक बुक मैं ये लाई हूँ, मैंने अपनी एक मिस्टेक बुक बनाई थी। तो जो भी टेस्ट में मेरे एग्जाम में ना, जो भी या फिर MCQs करते टाइम बुक्स में जो भी गलत होते थे ना, तो मैं इस मिस्टेक बुक में उनको क्या कर लेती थी, लिख लेती थी, ताकि मतलब बाद में मैं दोबारा से सेम मिस्टेक ना करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमें क्लास हो ही जाते हैं, ठीक है, रास्ते में। तो फिर क्या हुआ, मैंने ऐसी मिस्टेक बुक भी बना रखी थी। तो मतलब यार ये था कि मैं चाहती थी कि मैं ऐसा ना आऊँ कि ये सोच के ना चलूँ कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट है और ऐसे प्रैक्टिस दे देते हैं, क्योंकि यार ये मेरी नीड थी। तो मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा, मुझे ये था कि यार मुझे करना ही करना है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही करना है, मतलब जितना हो सके मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं यही सोच गई थी। तो मेरा प्री का एग्ज़ाम पड़ा था, तो मेरा देहरादून पड़ा था सेंटर। तो मैं 2 दिन पहले से लिखी थी, एंड उससे पहले मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करी मतलब पढ़ाई वगैरह, जो भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इमेज वगैरह, थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह लिखा। तो फिर मेरा प्री का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। प्री का एग्ज़ाम वहाँ जाके गई, तो मेरा सबसे पहला ही मैं एग्ज़ाम दे रही, कंप्यूटर बेस्ड मैंने ये दिया था। तो मेरे लिए एकदम न्यू था कि कंप्यूटर बेस्ड क्या होता है, पर मतलब टेस्ट सीरीज़ की वजह से हमें इतना प्रैक्टिस हो चुका था कि वहाँ जाके कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो प्री का एग्ज़ाम में बताऊँ क्या हो रहा था कि ना, हमें बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन को पूरा 1 मिनट भी नहीं मिलता है। तो जब मैं प्री का एग्जाम दे रही थी ना, तो जब मैं अपना क्वेश्चन रीड कर रही थी, तो टाइम ना ऐसा एकदम ऐसा जा रहा था कि लाइक बहुत जल्दी। तो फिर जब मैंने फर्स्ट अपना, मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा एंड उसका मैंने ऊपर टाइम देखा ना, तो मेरे 2 मिनट जा चुके थे। एंड आई वाज लाइक कि मैंने अब अगर एक ही क्वेश्चन में अपने 2 या 2.5 मिनट डाल दिए, तो मतलब मेरा तो क्वेश्चन पेपर ही मतलब स्किप होता रहेगा, मतलब मैं पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, एंड प्री मैंने सच में मतलब इतना कम टाइम बच रहा था कि मैं एक क्वेश्चन को ना डबल बार ही नहीं पढ़ पा रही थी, इतना जल्दी लग रहा था टाइम। तो फिर मैंने इसीलिए ना एक ही बार पढ़ा क्वेश्चन को, एंड बहुत स्लोली पढ़ा, मतलब ऐसा पढ़ा कि मैं एक बार में ही उसको समझ जाऊँ। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम एक क्वेश्चन पढ़ते हो एंड फिर उसके बाद माइंड करता है ओह हमने पढ़ा पर हमें समझ नहीं आया कि लिखा क्या था। तो वही, तो मैंने फिर थोड़ा सा स्लो की वहाँ पे, और एक ही बार में समझ के मैंने आंसर पुट कर दिया, ठीक है। तो प्री और मतलब प्री मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आ गए, अब प्री का रिजल्ट तो एकदम तो आएगा नहीं, और ये भी था माइंड में कि प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, पर मैंने सोचा चलो हो जाएगा, ठीक है, अपने पे विश्वास रखना है और कि हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया। अभी प्री का रिजल्ट नहीं आता, पर मैंने सोचा, तो फिर मैंने क्या किया, लाइब्रेरी फिर से ज्वाइन कर ली 7 to 8 डेज़ के लिए, 1 वीक के लिए मैंने वापस से ना लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। तो फिर क्या हुआ, लाइब्रेरी में थी, तो फिर मेरा वहाँ पे प्री का रिजल्ट आया, एंड उसमें मेरी मतलब क्लियर हो गया, ठीक है, प्री का रिजल्ट मेरा क्लियर हो गया। तो मेरी बनी थी 95 परसेंटाइल बनी थी, 95 पॉइंट कुछ परसेंटाइल बनी थी प्री में। तो उसकी एक लिस्ट आती है अलग से, तो उसमें मैंने नाम देखा एंड थोड़ा अच्छा लगा कि यस मतलब प्री हो गया क्लियर, और अब तुझे मेंस निकालना है। तो फिर मेंस के लिए तो मैं प्रिपरेशन अलग से कुछ नहीं किया, जो मैंने पढ़ा था उसको मैंने बार बार रिविजन करा, ठीक है।
एंड मैं उसको रिविजन करती गई और फिर मेंस का एग्ज़ाम आ गया। अब मेंस के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि नॉन नर्सिंग पार्ट तो आता नहीं है, तो ये चीज़ मेरी थोड़ी हल्की हो गई थी क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा टाइम किस में गया, नॉन नर्सिंग पार्ट को पढ़ने में गया था, प्री में। अब तो प्री हो गया था, अब पता था कि जो मेंस है उसमें सिर्फ क्या आएगा, नर्सिंग पार्ट आएगा, तो इतना कुछ सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। जो पढ़ा है मैंने, कुछ भी नया कंटेंट बिल्कुल ऐड नहीं किया प्री के बाद कि या फिर क्वेश्चन अलग से आएंगे, नहीं। मैंने जो लिखा था उसको ही वापस से रिपीट किया, जितना भी मैंने कोचिंग में पढ़ा था, जितना भी मैंने अपना कंटेंट लिखा हुआ था। सिर्फ कोचिंग के नोट्स नहीं थे, थोड़ा मैंने बुक्स से रिसर्च करके, गूगल वगैरह काफ़ी सारे सोर्स से एक मतलब प्रिसाइज नोट्स बनाए थे अपने। इसलिए यार मतलब हैंडमेड नोट्स बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और उसी से तुम सच में पढ़ सकते हो। तो मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगी, अपने ही नोट्स बनाना जब भी तुम अपनी प्रिपरेशन चालू करोगे। तो फिर मैंने भी उसी के लिए पढ़ा, मतलब प्री में मैंने वही पढ़ा था, एंड मेंस में भी मैंने नॉन नर्सिंग को छोड़ के वही वापस से रिवीजन किया, एंड मेंस का एग्जाम आ गया। तो फिर मेंस में ना काफ़ी टाइम मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन को यस मिल जाता है, 1 मिनट एटलीस्ट मिल जाता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन आते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि मैं मतलब क्वेश्चंस करने लग गई। तो जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, टाइम नहीं जा रहा जल्दी जल्दी, एंड क्वेश्चंस मुझे ईजी लग रहे थे, मतलब ईजी टू मॉडरेट लग रहे थे, बहुत हार्ड नहीं लग रहे थे, क्योंकि हाइप बनाया रहता ना कि एग्ज़ाम भाई साहब कैसा होगा। तो अगर तुम अच्छे से प्रिपरेशन है, अगर तुम्हारी जो तुमने अच्छे से अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रखे हैं, तो तुम्हें ना नहीं लगेगा हार्ड, मुझे भी नहीं लगा हार्ड, वर्ड ही नहीं आएगा। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, प्री में भी काफ़ी आए थे एंड इसमें भी काफ़ी आए थे। तो मैंने मतलब जब मेंस दिया तो फिर फर्स्ट सेक्शन था, तो मेरा फर्स्ट जो सेक्शन था ना वो F1 का रखा था सेक्शन, तो फिर उसमें मैंने दिया। तो मुझे नहीं, मेरा जो फर्स्ट सेक्शन था ना वो साइकेट्री था, और मेरे पूरे प्रिपरेशन फेज में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था साइकेट्री, क्योंकि जो मेरी कोचिंग थी ना उसके जो सर थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे साइकेट्री में बहुत अच्छी पढ़ाई थी, तो मेरा मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से क्लियर हो रखी थी। तो मेरा फर्स्ट सेक्शन था साइकेट्रिक था, तो हर सेक्शन में क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 40 क्वेश्चन थे, तो मैंने ना पहले ना 37 अटेम्प्ट करे, 3 छूट रहे थे, फिर भी मैं मतलब उनमें 2 ऑप्शंस में मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। पर फिर मैंने कहा चलो मेरे को रिस्क ले ही लेना चाहिए, ठीक है, और मैंने ले लिया, और मैंने फर्स्ट सेक्शन अपने पूरे के 40 अटेम्प्ट किए, एंड आई गेस उसमें सारे साइकेट्रिक के थे, तो मैंने पूरा सेक्शन 40 के 40 क्वेश्चंस करे, उसमें से एक भी मतलब वो नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर हम तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चल यार मतलब ठीक जा रहा है एग्जाम। फिर सेक्शन बी में ऐसे ही हर सब्जेक्ट आया हुआ था, माइनर सब्जेक्ट तो तुम्हें पता ही कि ज़्यादा आते भी नहीं है, तो फिर ऐसी हुआ, ठीक है। तो मतलब मैंने सारे सेक्शन कंप्लीट करे धीरे धीरे, एंड लास्ट वाला जो सेक्शन था वो था ओबीजी का। तो यार जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने अपनी प्रिपरेशन ओबीजी से स्टार्ट करी थी, और बिल्कुल जब नोट्स बनाए थे तो वो इतने अच्छे से प्रिपरेशन मतलब नहीं किए थे। सॉरी पीछे से नॉइज़ आ रही है, क्योंकि यार अभी मैं रिकॉर्ड जो कर रही हूँ ना ये वीडियो में दिवाली के टाइम में कर रही हूँ, तो इसलिए बाहर से नॉइज़ आ रही है। तो फिर मैंने दे दिया अपना मेंस का एग्ज़ाम, आ गई मैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, 3 को आया शायद, हाँ 3 अक्टूबर को हमारा रिज़ल्ट आ गया। 27 को हमारा मेंस का एग्ज़ाम था, एंड 3 को मतलब रिज़ल्ट आने वाला था, ठीक है। तो मन में थोड़ा सा वो भी था कि यार थोड़े नेगेटिव तो मैंने कर ही लिए थे। तो मैं मतलब पूरा बताऊंगी, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें ज़रूर बताऊंगी कि मेरा प्री में कितना अटैम्प्ट था, कितने मैंने रॉन्ग किए, कितने करेक्ट हुए, कितना परसेंटाइल बना, कितना परसेंटेज बना। तो वो मैं दूसरी वीडियो में आपको शेयर करूँगी, ठीक है, अपना पूरा रिजल्ट। तो फिर ऐसे ही मेंस का फिर रिजल्ट आने वाला था, तो मुझे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि यार मैंने थोड़े नेगेटिव, मुझे पता चल रहे थे कि यार कि मैंने कुछ नेगेटिव कर दी, मैंने इसलिए मिस्टेक्स भी करी वहाँ पर, जो मैंने को घर आके जाके पता चली। तो जब ग्रुप में डिस्कशन होता था कि अच्छा तूने इस क्वेश्चन का ये किया, तो मतलब मुझे पता चल रहे थे कि मैंने कुछ क्वेश्चन गलत कर लिए हैं। तो मतलब थोड़ा माइंड में था कि यार होगा नहीं होगा, कैसे होगा क्या होगा। पर जब मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया तो आई वाज लाइक, मतलब मैंने अपना जब रिज़ल्ट देखा ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरा रोल नंबर है। तो फिर ना मैंने फिर से अपना रोल नंबर डाला, फिर से मुझे अपनी रैंक दिखी। फिर मैंने क्या किया, अपने कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स बने थे बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज़ और कोचिंग के ग्रुप्स की वजह से, तो उनको शेयर किया कि यार तुम देख लो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूँ कि नहीं। तो फिर उन्होंने भी बताया कि यार अरे पार्टी कर, बढ़िया एकदम अच्छा रिजल्ट आया तेरा, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मतलब बहुत खुशी हुई, मतलब दिल से बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट भी कर रही थी कि काश मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। एंड सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई भी करनी है, हार्ड वर्क भी करना है। तो फाइनली आई गॉट AIR 484 रैंक, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मतलब
यही थी मेरी पूरी जर्नी एंड इन डिटेल सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस मुझे शुरू से लेके एंड तक यही शेयर करना था। तो यार अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 9 से 10, तो मुझे इस वीडियो का ना गोल ये था कि यार तुम मेरी तरह ये मत सोचना कि फर्स्ट एग्ज़ाम है, चलो इसको प्रैक्टिस के लिए दे लेते हैं, हमारा क्यों ही होगा, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इनका इतने सारे अटेम्प्ट हैं, इतने दे दिए फिर भी नहीं हुआ, हमारा कैसे होगा, हमें तो कुछ नहीं आता। तो यार मैं बस ये बता रही हूँ कि देखो मैंने भी 4th ईयर में कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। 4th ईयर के बाद ही मेरा जब BSc नर्सिंग ख़त्म हो गया था, उसके बाद ही प्रिपरेशन चालू करी एंड विद इन 6 मंथ्स मैंने अपना पूरे नोट्स, टेस्ट, मिस्टेक्स सब कुछ सुधारा है, सब कुछ सही किया एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 से 9 क्लियर हो गया। तो यार मतलब तुम उसको एज अ मोटिवेशन ले सकते हो कि जब मेरा हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी भी टॉपर या इतना ब्रिलियंट माइंड की कभी नहीं रही हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और आप भी मुझे अपनी तरफ से रिलेट कर सकते हो कि 6 मंथ्स आर इनफ, लेकिन कुछ बच्चे जो 4th ईयर से ही पढ़ सकते हैं तो वो अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 4th ईयर इज़ अ गुड ईयर जब हम कोचिंग प्रेफर कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में देखो जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उनको ही अच्छे से पढ़ो, उन्हीं को पढ़ो, देखो वही आएगा बाद में भी, बस इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में उन्हीं को अच्छे से पढ़ो। 4th ईयर में तुम्हारे पास कम्युनिटी और गायनी आ जाती है, वो भी बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं एंड वो कुछ आते हैं पेपर में आते हैं। तो 4th ईयर में तुम कोचिंग भी अगर साथ में ले सकते हो तो 4th ईयर इज़ अ गुड ईयर। बाकी 3rd ईयर तक मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोचिंग कोई लेनी चाहिए, अभी अपने अच्छे से सब्जेक्ट्स करो। 4th ईयर में अगर तुम्हें कोचिंग लेनी है तो लो, अच्छे से पढ़ाई करो एकदम। और बिल्कुल मत सोचना कि 6 मंथ्स में क्लियर नहीं होता है या 6 मंथ में क्या ही हो जाएगा या हम नॉर्थ सेट एज अ प्रैक्टिस दे लेते हैं, बिल्कुल मत सोचना। यू कैन डू इट, अच्छे से दे सकते हो। नॉर्थ सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मुझे भी माइंड में रहता था, पर जब मैंने खुद करा ना तो तुम भी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें किस चीज़ में वीडियो चाहिए ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। बाकी मैं अपनी तरफ से भी पूरी हेल्प करूंगी एंड मैं सोच रही थी कि मैं अपने थोड़े जो मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं उनको भी आपके साथ शेयर करूं। तो लेट मी नो इन कमेंट्स कि मुझे करना चाहिए और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो मुझे बताना ताकि मैं बनाऊँ इस चीज़ में वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय। चलो अरे इसको भी तो बोलो, गोमू को भी बाय बाय बोल दो, बाय बाय।